मेरी पत्नी ने अचानक मेरी तरफ देखा और बोली, शायद मुझे किसी और आदमी से प्यार हो गया है। उसकी बात सुनकर मैंने ना तो गुस्सा किया और ना ही उससे कोई सवाल जवाब किया। मैं बस शांत होकर उसे देखता रहा। फिर मैंने पूछा, वो आदमी कौन है? लिंग चिंगवान ने सिर झुका लिया और धीरे से बोली, वही गरीब छात्र फैंग हाओ जिसकी हम इतने सालों से मदद करते आ रहे हैं। उसकी आवाज में पछतावा था। चेनन, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैं बहुत स्वार्थी लग रही हूं, लेकिन फैंग हाओ और मेरे बीच एक अलग तरह का जुड़ाव है। उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उसके सपने हैं, उसके इरादे हैं। उसकी आंखों में जो चमक है वो मुझे तुम में कभी नहीं दिखी। वो कुछ पल रुकी और फिर बोली, तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी आराम से बीत रही है, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे मैं किसी पिंजरे में बंद हूं। धीरे धीरे मेरा दम घुटने लगा है। मैंने उसके शब्द दोहराए, दिल का जुड़ाव। मेरे होठों पर हल्की सी ठंडी मुस्कान आ गई। हमारी शादी को 3 साल हो चुके थे। मैंने हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश की थी। उसे महंगे बैग पसंद थे, मैंने कभी कीमत नहीं पूछी। उसे घूमना पसंद था, तो मैं करोड़ों के प्रोजेक्ट छोड़कर उसके साथ दुनिया घूमने चला जाता था। एक दिन उसने कहा कि वो किसी गरीब छात्र की मदद करना चाहती है। उसके बाद हर साल उसकी पढ़ाई और रहने का पूरा खर्च मैं उठाता रहा। मैंने उसे सब कुछ दिया था, सिवाय अपनी असली पहचान के। उसकी नज़र में मैं सिर्फ एक सफल कंपनी अधिकारी था, जिसकी सालाना कमाई लाखों में थी। उसे ये नहीं पता था कि जिस कंपनी में मैं काम करता दिखता हूं, असल में उसका मालिक मैं खुद हूं। उसे ये भी नहीं पता था कि इस शहर की आधी से ज्यादा कमर्शियल प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है। मुझे लगता था कि हमारी ये शांत और खुशहाल जिंदगी हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन आज सब बदल गया। जिस छात्र की मदद हम दोनों करते थे, उसी के लिए मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि वो किसी और से प्यार करने लगी है। मैं हंस पड़ा। मेरी हंसी बहुत हल्की थी, लेकिन उसे सुनते ही लिन किंगवान का चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने धीरे से कहा, ठीक है, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। हम तलाक ले लेते हैं। मैं सम्मान के साथ चला जाऊंगा। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में राहत दिखाई दी। वो बोली, चैन, मेरा फैसला मानने के लिए धन्यवाद। मैंने उसकी तरफ दोबारा नहीं देखा। मैं सीधे अपने स्टडी रूम में गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मैंने अपना फ़ोन निकाला और अपने सहायक लाओ ली को कॉल किया। फ़ोन उठते ही उसने कहा, जी चेयरमैन चैन। मैंने शांत आवाज़ में कहा, पहला, तलाक के कागज़ तैयार करो। दूसरा, मेरे नाम पर जो भी घर और गाड़ियां हैं सब वापस ले लो। तीसरा, फैंग हाओ की पूरी जांच करो। आज से उसकी सारी आर्थिक मदद बंद कर दी जाए। मैं कुछ पल रुका और फिर बोला, साथ ही जियांग जो यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से बात करो। उन्हें बताओ कि इस छात्र के चरित्र में समस्या है, उसकी अच्छी तरह जांच होनी चाहिए। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद लाओ ली बोला, समझ गया सर। फोन रखने के बाद मैं खिड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया। बाहर पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन मेरे दिल में न गुस्सा था और न दुख, सिर्फ ठंडापन बचा था। मैं मन ही मन बोला, लिन किंगवान, तुम्हें प्यार चाहिए था ना? तुम्हें लगता है फैंग हाओ बहुत सपने देखने वाला और मेहनती लड़का है? तो फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जब किसी आदमी से उसकी सारी सुविधाएं छीन ली जाएं, तब उसका प्यार और उसके सपने कितने दिन टिकते हैं। अगली सुबह मैं घर से निकल गया। शायद लिन किंगवान को लगा होगा कि मैं तलाक के बाद घर, गाड़ी और बाकी सब कुछ उसके लिए छोड़ रहा हूं, लेकिन वो गलत थी। मैंने सिर्फ खुद को उससे अलग किया था, मेरी संपत्ति नहीं। जिस घर में वो रहती थी वो फैमिली ट्रस्ट की संपत्ति थी। जो पॉर्श वो चलाती थी वो कंपनी के नाम पर थी। उसके वार्डरोब में रखे करोड़ों के बैग, गहने और बाकी सामान मेरे अतिरिक्त कार्ड से खरीदे गए थे। जो कुछ मैंने दिया था उसे वापस लेना भी मेरे लिए मुश्किल नहीं था। सुबह 9 बजे मैं ग्लोबल सेंटर की सबसे ऊपरी मंजिल पर अपने ऑफिस में बैठा था। तभी लाओ ली कुछ फाइलें लेकर अंदर आया। उसने कहा, सर, तलाक के कागज पहुंचा दिए गए हैं। मैडम ने उन्हें देखते ही अपना आपा खो दिया है। वो आपसे मिलना चाहती हैं। मैंने कॉफी का कप उठाया और कहा, मुझे उनसे नहीं मिलना। लाओली बोला, उन्होंने कहा कि आपने उन्हें धोखा दिया है और ये भी कहा है कि आप बहुत निर्दयी हैं। मैं हल्का सा हंसा। निर्दयी? जब उसने मुझे धोखा दिया था तब उसे अपनी निर्दयता नहीं दिखी। लाओली ने सिर हिलाया और आगे बोला, एक और खबर है। यूनिवर्सिटी की जांच में फैंग हाओ के खिलाफ सबूत मिल गए हैं। उसने पढ़ाई में धोखाबाजी की है और परीक्षा में भी नकल की है। स्कूल ने उसे निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया। बहुत अच्छा। लाओली फिर बोला, और एक बात, जब उसकी आर्थिक मदद बंद हुई तो सबसे पहले उसने लिन चिंगवान को फोन किया, लेकिन उसने उनकी चिंता नहीं की। वो सिर्फ ये पूछ रहा था कि मदद अचानक क्यों बंद हो गई और क्या उसने आपको नाराज कर दिया है। ये सुनकर मैं हंस पड़ा। यही था वो आदमी जिससे मेरी पत्नी सपनों वाला और आदर्श इंसान बता रही थी। अभी खेल शुरू भी नहीं हुआ था और वे दोनों पहले ही घबरा चुके थे। मैंने कहा, उन पर नजर रखो, मैं उनकी हर अगली चाल के बारे में जानना चाहता हूं। जी सर। लाओली के जाने के बाद ऑफिस फिर से शांत हो गया। उसी समय मेरा फोन लगातार बजने लगा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, पत्नी। मैंने फोन को बजने दिया और उसे नहीं उठाया। कुछ देर बाद कॉल बंद हो गई, लेकिन उसके तुरंत बाद मैसेज आने शुरू हो गए।
चेनन, इसका क्या मतलब है? क्या मुझे घर से निकाल देना ही तुम्हारा तलाक है? ये घर हमारी साझा संपत्ति है, इस पर मेरा भी हक है। मैंने सारे मैसेज पढ़े, लेकिन मेरे मन में कोई भावना नहीं उठी। जिस दिन उसने मुझे धोखा देने का फैसला किया था, उसी दिन हमारे 3 साल के रिश्ते का अंत हो गया था। मैंने बिना कुछ सोचे उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर कुर्सी पर पीछे टिक गया। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। लिन चिंगवान, खेल तो अब शुरू हुआ है। ब्लॉक करने के बाद लिंग चिंगवान पूरी तरह बेचैन हो गई। वो बार बार मेरी कंपनी में फ़ोन करने लगी, लेकिन उसके सारे कॉल आखिर में लाओली तक पहुंचते और वो बिना कोई बात किया उन्हें काट देता। दोपहर तक हालात और ख़राब हो गए। इस बार उसकी माँ खुद कंपनी पहुंच गई। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे अंदर नहीं जाने दिया तो वो लॉबी में ही हंगामा करने लगी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि मैं धोखेबाज हूँ, मैंने उसकी बेटी की भावनाओं से खेला है और अब तलाक के बाद उन्हें घर से निकाल रहा हूँ। कुछ देर बाद लाओली मेरे ऑफिस में आया। उसने पूछा, सर, क्या उन्हें बाहर निकलवा दूं? मैंने फाइल से नज़र उठाए बिना कहा, नहीं, उन्हें हंगामा करने दो। मैं चाहता हूं कि सब लोग देखें कि ये माँ बेटी असल में कैसी हैं। उसकी बात सुनकर मुझे शादी के शुरुआती दिन याद आ गए, जब मेरी सास पहली बार मेरे घर आई थी और उसने करोड़ों की कीमत वाला बंगला देखा था। तब उसकी आंखें चमक उठी थीं। वो मेरा हाथ पकड़कर बार बार मुझे आदर्श दामाद कह रही थी। वो हर किसी से कहती थी कि उसकी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी है जो उससे मेरे जैसा पति मिला। लेकिन बाद में उसका असली चेहरा सामने आ गया। एक दिन उसने बहाना बनाया कि उसके भाई की शादी होने वाली है और उसे रहने के लिए घर चाहिए। फिर उसने घुमा फिराकर मुझसे शहर के बीचों बीच एक फ्लैट दिलाने की बात छेड़ी। जब मैंने मना कर दिया तो उसका व्यवहार तुरंत बदल गया। उस दिन मुझे समझ आ गया था कि शायद उन्हें मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार था। नीचे हंगामा आधे घंटे से ज्यादा चला। आखिर में जब मेरी सास की आवाज बैठ गई और मैं फिर भी सामने नहीं आया तो वह चुपचाप वहां से चली गई। कुछ देर बाद लाओली फिर मेरे ऑफिस में आया। उसने कहा, सर, मैडम फांग हाउ के साथ उस अपार्टमेंट में रहने चली गई हैं। मैं हल्का सा मुस्कुराया। घर को बेचने के लिए मार्केट में डाल दो और एजेंट से कहो कि कल से ग्राहक लेकर आना शुरू करे। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में 2 ऐसे लोग रहें जो मेरे भरोसे के लायक नहीं हैं। जी सर। शाम को मुझे एक ऐसा फोन आया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। फोन लिन चिंगवान के पिता का था, मेरी सास से बिल्कुल अलग। वह एक सीधे साधे स्कूल टीचर थे, कम बोलते थे लेकिन समझदार इंसान थे। फोन उठाते ही उन्होंने लंबी सांस ली, फिर बोले, चेनन, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अंकल, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने थकी हुई आवाज में कहा, गलती मेरी है। मैं अपनी बेटी को सही रास्ता नहीं दिखा सका और उसकी माँ भी बिना सोचे समझे फैसले लेती है। हमने तुम्हें बहुत परेशानी दी है। मैंने शांत स्वर में कहा, जो होना था वह हो चुका है। फोन के दूसरी तरफ कुछ देर तक खामोशी रही। फिर उन्होंने धीरे से कहा, चेनान, क्या तुम मेरी एक बात मान सकते हो? क्या तुम उसे एक मौका दे सकते हो? आखिर तुम दोनों पति पत्नी रहे हो। पति पत्नी, यह शब्द सुनकर मैं हल्का सा हंस दिया। फिर बोला, अंकल, अच्छे लोगों को मूर्ख लोगों की गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। लिन चिंगवान अब बच्ची नहीं है, उसे अपने फैसलों की कीमत खुद चुकानी होगी। और जहां तक उसके भविष्य की बात है, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे बर्बाद नहीं करूंगा। मैं बस उसे यह दिखाऊंगा कि उसने जिस प्यार को चुना है वह असल जिंदगी के सामने कितना टिकता है। इतना कहकर मैंने फोन रख दिया। अगली सुबह ज़्यांगजो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एक नोटिस जारी हुआ। उसमें लिखा था कि आर्थिक विभाग के छात्र फांग हाउ को यूनिवर्सिटी से निकाला जा रहा है। नोटिस में उसके पिछले 3 सालों की सारी गलतियां लिखी थीं। नकल करना, झूठे दस्तावेज देना, गरीब छात्रों के लिए मिलने वाली सहायता का गलत फायदा उठाना, सारे सबूत साफ थे। खबर सामने आते ही पूरे कॉलेज में हंगामा मच गया। लोग लगातार चर्चा करने लगे, क्या सच में फांग हाउ को निकाल दिया गया? वही जो खुद को प्रेरणा देने वाला छात्र बताता था। मैं तो पहले से कहता था कि वह ठीक इंसान नहीं है। सुना है वह किसी अमीर महिला के पैसों पर जीता था। मैंने उसे कई बार महंगी गाड़ियों में घूमते देखा है और वह अक्सर लिन चिंगवान के साथ भी दिखाई देता था। सिर्फ एक सुबह के अंदर फांग हाउ की सालों से बनाई गई अच्छी छवि टूट गई। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। उसी दोपहर प्रॉपर्टी एजेंट कुछ ग्राहकों को लेकर उस अपार्टमेंट में पहुंचा जहां लिन चिंगवान और फांग हाउ रह रहे थे। दरवाजा खुला। लिन चिंगवान नाइट ड्रेस में सामने खड़ी थी। इतने सारे लोगों को देखकर वह हैरान रह गई। उसने पूछा, आप लोग कौन हैं? एजेंट ने विनम्रता से कहा, मैडम, हम प्रॉपर्टी एजेंट हैं, घर देखने आए हैं। घर देखने? उसका चेहरा तुरंत बदल गया। आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, यह मेरा घर है। एजेंट ने कागज़ निकाल कर दिखाए। गलती नहीं हुई है, घर के मालिक चेन सर हैं और उन्होंने इसे बेचने का आदेश दिया है। ये देखिए, उनके हस्ताक्षर भी हैं। कागज़ देखते ही लिन चिंगवान का चेहरा उतर गया। उसी समय फांग हाउ भी कमरे से बाहर आया। उसने पूछा, क्या हुआ? जब उसे पूरी बात पता चली तो उसका चेहरा भी खराब हो गया। वह गुस्से में बोला, घर बेच दिया जाएगा तो फिर हम कहाँ रहेंगे? फिर वह सीधे लिन चिंगवान पर बरस पड़ा। तुमने तो कहा था कि वह सब कुछ छोड़कर चला जाएगा, अब क्या करेंगे? लिन चिंगवान पूरी तरह घबरा गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, मुझे नहीं पता, चेनान, पहले ऐसा नहीं था। फांग हाउ गुस्से से चिल्लाया।
वह नहीं बदला है। असल में तुम बहुत भोली निकली। तुम्हें इतनी सी बात भी समझ नहीं आई। दोनों ग्राहकों के सामने ही झगड़ने लगे। जिस प्यार के लिए लिन छिंगवान ने अपनी शादी तोड़ दी थी, उसमें पहली दरार पड़ चुकी थी। अपार्टमेंट में हुआ हंगामा देखकर घर देखने आए सभी ग्राहक जल्दी जल्दी वहां से चले गए। कुछ देर बाद एजेंट ने मुझे फोन किया। वह बोला, सर, ये लोग घर छोड़कर जाने को तैयार नहीं है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। मैंने शांत आवाज में कहा, पुलिस को बुलाओ, कानून के हिसाब से जो करना है करो। करीब आधे घंटे बाद 2 पुलिस वाले अपार्टमेंट पहुंच गए। पुलिस को देखते ही लिन छिंगवान और फांग हाओ का सारा घमंड गायब हो गया। एक पुलिस अधिकारी ने सख्त आवाज में कहा, मैडम, ये घर चेन आंसर की निजी संपत्ति है। मालिक को पूरा अधिकार है कि वह अपनी संपत्ति का जैसा चाहे इस्तेमाल करे। आप दोनों तुरंत घर खाली कीजिए। अगर आपने मना किया तो हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये सुनते ही लिन छिंगवान पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसे हमेशा लगता था कि यह घर पति पत्नी की साझा संपत्ति है, लेकिन आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह मुझे कभी सच में जान ही नहीं पाई। उधर फांग हाओ का चेहरा भी काला पड़ गया। उसने लिन छिंगवान की तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार नहीं, सिर्फ गुस्सा था। वह सोचता था कि लिन छिंगवान का सहारा लेकर उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन अब तो वह खुद मुश्किल में फंस चुकी थी। आखिरकार पुलिस की मौजूदगी में दोनों को सामान बांधना पड़ा। कमरे में रखे महंगे बैग, गहने, कपड़े और जूते अब उनके किसी काम के नहीं थे। लिन छिंगवान सब कुछ साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन उसके लिए इतना सामान ले जाना संभव नहीं था। आखिर में वह सिर्फ एक सूटकेस लेकर बाहर निकली। फांग हाओ भी उसके साथ था। जब दोनों सोसाइटी के गेट तक पहुंचे तो लिन छिंगवान ने पीछे मुड़कर उस घर को देखा जिसमें उसने 3 साल बिताए थे। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह वहीं खड़ी होकर रोने लगी, लेकिन फांग हाओ को उसकी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह सिगरेट पीते हुए खड़ा था। उसकी नजरों में अब न प्यार था और न परवाह, सिर्फ चिढ़ और नाराजगी थी। वह गुस्से में बोला, बस करो रोना, हर समय रोती ही रहती हो, रोने से क्या बदल जाएगा। लिन छिंगवान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। फांग हाओ, तुम मुझसे ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैंने तुम्हारे लिए अपना घर तक छोड़ दिया। फांग हाओ हंस पड़ा, फिर बोला, तुमने घर नहीं छोड़ा, असल में तुम्हें घर से निकाल दिया गया है। लिन छिंगवान, सच का सामना करो। तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा, न घर, न पैसा, न कोई काम। ऐसी हालत में तुम प्यार की बात कैसे कर सकती हो? उसकी बात सीधे लिन छिंगवान के दिल में उतर गई। उसी पल उसे पहली बार समझ आया कि फांग हाओ को उससे प्यार नहीं था। उसे सिर्फ उन सुविधाओं से प्यार था जो उसे लिन छिंगवान के जरिए मिलती थीं। और सच तो यह था कि वे सारी सुविधाएं भी मेरी वजह से थीं। अब जब मैं उसकी जिंदगी से जा चुका था तो उसकी कीमत भी खत्म हो चुकी थी। उसका तथाकथित दिल का जुड़ाव अब मजाक जैसा लग रहा था। उधर मैं अपनी कार में बैठा कैमरे की लाइव फुटेज देख रहा था। मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा, लेकिन मुझे न खुशी हुई और न दया आई। मेरे अंदर सिर्फ एक अजीब सी शांति थी। मैंने धीरे से कहा, लिन छिंगवान, दर्द हो रहा है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। घर छूटने के बाद दोनों एक सस्ते होटल में रहने लगे। एक रात का किराया लगभग 200 युआन। सामान्य लोगों के लिए ये रकम ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनकी हालत में ये भी बोझ बन गई। फैंग हाओ के पास जो भी पैसा था वो सालों से मिलने वाली मेरी मदद से आता था। अब वो मदद बंद हो चुकी थी, इसलिए उसकी असली स्थिति सामने आने लगी। उधर लिन छिंगवान भी सालों से मेरे पैसों पर आराम की जिंदगी जी रही थी। उसके पास खुद की बचत लगभग नहीं थी। कुछ ही दिनों में दोनों के सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई, पैसों की कमी। अगले दिन लिन छिंगवान की मां फिर सामने आई, लेकिन इस बार वो झगड़ा करने नहीं आई थी। वो मेरे माता पिता के घर पहुंची, फिर दरवाजे के बाहर घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। वो बार बार अपनी गलती मान रही थी और मुझसे लिन छिंगवान को माफ करने की विनती कर रही थी। मेरी मां का दिल पिघल गया। आखिर में उन्होंने मुझे फोन किया। वो बोली, चन्नान, अब बहुत हो गया, कभी कभी माफ कर देना भी अच्छा होता है। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मां, कृपया इस मामले में मत पड़िए। उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन वो तुम्हारी पत्नी थी। मैंने जवाब दिया, जिस दिन उसने मुझे धोखा दिया उसी दिन वो मेरी पत्नी रहना बंद हो गई थी। मेरी बात सुनकर मां चुप हो गई। फिर उन्होंने मुझे मनाने की कोशिश नहीं की। शाम को लाओली फिर मेरे ऑफिस में आया। उसके पास नई खबर थी। वो बोला, सर, आज होटल में दोनों के बीच बड़ा झगड़ा हुआ। कारण सिर्फ होटल का किराया था। फैंग हाओ कह रहा था कि लिन छिंगवान बहुत ज्यादा पैसे खर्च करती है और लिन छिंगवान उससे ताना दे रही थी कि वो हमेशा औरतों के पैसों पर जीता है। आखिर में दोनों अलग हो गए। फैंग हाओ पूरी रात इंटरनेट कैफे में बैठा रहा और लिन छिंगवान होटल में अकेले रोती रही। मैंने बस सिर हिला दिया और वापस अपने काम में लग गया। मुझे ये सब सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई। जो लोग प्यार के नाम पर शादी तोड़ देते हैं, वे अब कुछ 100 युवान के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसा सबक देती है जो किसी भी ताने से ज्यादा दर्दनाक होता है। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात अब भी बाकी थी। लिन छिंगवान ने अपनी अमीर सहेलियों से मदद मांगनी शुरू कर दी। वो उनसे पैसे उधार लेना चाहती थी, लेकिन नतीजा उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग निकला। जो महिलाएं पहले उसके साथ स्पा जाती थी, महंगे कैफे में बैठती थीं और लग्जरी चीजों का दिखावा करती थीं, उन्होंने उससे दूरी बना ली। उधर मैंने लाओली को फोन लगाया। मैंने शांत स्वर में कहा, उस होटल से भी उन्हें निकलवा दो। समझ गया सर। फोन कट गया।
और दूसरी तरफ लिन किंग वान और फांग हाओ की असली मुसीबतें अब शुरू होने वाली थी। उसी रात होटल वालों ने भी लिन किंग वान और फांग हाओ को बाहर निकाल दिया। दोनों अपने सूटकेस लेकर सड़क किनारे खड़े थे। ठंडी हवा चल रही थी और उनकी हालत बेहद खराब लग रही थी। लिन किंग वान ने अपना महंगा कोट कसकर पकड़ लिया। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था। वो रोती हुई बोली, अब हम क्या करेंगे? लेकिन फांग हाओ के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, सिर्फ चिढ़ थी। वो गुस्से में बोला, मुझे क्या पता, हर बात मुझसे क्यों पूछ रही हो? पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ था उसने उसका धैर्य पूरी तरह खत्म कर दिया था। अब उसे लिन छिंगवान का रोना भी परेशान करने लगा था। धीरे धीरे उसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। उसे लगने लगा कि शायद उसे शुरू से ही लिन छिंगवान के करीब नहीं आना चाहिए था। अगर यह सब नहीं हुआ होता तो आज भी वह यूनिवर्सिटी का चर्चित छात्र होता। लोग उसकी तारीफ करते, उसे आर्थिक मदद मिलती रहती और उसका भविष्य सुरक्षित होता। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। अचानक वह गुस्से में चिल्लाया, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम न होती तो मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होती। लिन छिंगवान हैरान रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ ही देर में दोनों के बीच सड़क पर जोरदार झगड़ा शुरू हो गया। पहले तुम्हारे पास पैसा था, पहले तुम्हारे पीछे चेनान खड़ा था, अब तुम्हारे पास क्या है? तुम बस एक ऐसी औरत हो जिसे घर से निकाल दिया गया है। उसकी हर बात लिन छिंगवान के दिल पर चोट कर रही थी। उसी पल उसे पूरी सच्चाई समझ आ गई। गुस्से में फांग हाओ ने उसके पर्स में बचे आखिरी कुछ पैसे भी ले लिए, फिर बिना पीछे देखे वहां से चला गया। लिन छिंगवान अकेली सड़क पर रह गई। वह सूटकेस के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उधर लाओ ली ने पूरी घटना की वीडियो मुझे भेज दी। मैंने वीडियो देखी, फिर बिना कुछ कहे उसे डिलीट कर दिया। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अगले दिन लाओ ली फिर मेरे ऑफिस में आया। उसने कहा, सर, लिन छिंगवान ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। उसकी माँ का फोन आया था, वह चाहती हैं कि आप उस पर थोड़ी दया करें। मैं फाइल पर साइन करते हुए बोला, क्या वह भूख से मर गई? नहीं सर। तो उसे भूखा रहने दो। लाओली चुप हो गया और मैं पहले की तरह शांत बैठा रहा। धोखे के मामले में मैं कभी नरम नहीं पड़ता था। उसी दिन दोपहर में एक और बड़ी खबर पूरे शहर में फैल गई। फांग हाओ चोरी करते हुए पकड़ा गया था। घटना एक इंटरनेट कैफे में हुई थी। पैसों की तंगी के बाद उसने किसी का नया मोबाइल चुरा लिया था। वह उसे बेचकर पैसे कमाना चाहता था, लेकिन वह रंगे हाथों पकड़ा गया। उसके पास कोई सफाई नहीं थी, सबूत साफ थे। सबसे मजेदार बात यह थी कि पकड़े जाने के बाद भी वह चिल्ला रहा था, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मेरी गर्लफ्रेंड लिन छिंगवान है, उसका पति चेनान है। उसकी यह वीडियो इंटरनेट पर फैल गई और लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई कह रहा था, वाह, प्रेरणादायक छात्र अब चोर बन गया। तो कोई कह रहा था, दूसरों के पैसों पर जीने वाला आखिर असली रूप में आ गया। कुछ ही घंटों में उसकी बदनामी पूरे शहर में फैल गई। आखिर में चोरी के मामले में उसे 15 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। शाम को वह अपना सूटकेस लेकर अपने पुराने घर पहुंची। दरवाजा उसकी मां ने खोला, लेकिन उसे गले लगाने के बजाय गुस्से से देखने लगी। जैसे ही लिन छिंगवान अंदर जाने लगी, उसकी मां चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? तुमने पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। लिन छिंगवान दरवाजे पर घुटनों के बल बैठ गई। रोते हुए बोली, मां, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दो, मुझे घर आने दो। लेकिन उसकी मां का गुस्सा अब सीमा पार कर चुका था। पिछले कई दिनों से लोग उसे ताने मार रहे थे। वह भी अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। वह बोली, अब पछताने से क्या होगा? तुम्हारे पास चेनान जैसा पति था, फिर भी तुम किसी झूठे प्यार के पीछे भागी। आज देख लो नतीजा, सब कुछ खो दिया। लिन छिंगवान लगातार माफी मांगती रही। वह बार बार सिर झुकाकर रोती रही, यहां तक कि उसके माथे से खून भी निकल आया। लेकिन उसकी मां का दिल नहीं पिघला। आखिर में उसने सूटकेस बाहर फेंक दिया और ठंडी आवाज में बोली, चली जाओ, आज के बाद इस घर में वापस मत आना। इतना कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। लिन छिंगवान बाहर बैठी रोती रही, लेकिन दरवाजे के दूसरी तरफ उसकी मां भी दीवार से लगकर रो रही थी। उस पल यह परिवार पूरी तरह बिखर चुका था। उधर मैं ऑफिस में बैठा एक अरबों की डील के कागजों पर साइन कर रहा था। लाओ ली ने पूछा, सर, क्या अब भी हमें कुछ करना है? मैंने आखिरी दस्तखत किए और शांत स्वर में कहा, नहीं, कुछ लोग तब तक नहीं समझते जब तक उन्हें अपने फैसलों का नतीजा न मिल जाए। अब जब सच्चाई सामने आ चुकी है तो उसे उसका पूरा असर महसूस करने दो। उस रात लिन छिंगवान के पास रहने की कोई जगह नहीं थी। वह एक पुराने बिल्डिंग के गलियारे में सिकुड़ कर बैठी रही। वह भूखी थी और पूरी तरह अकेली थी। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे। उसे याद आया कि जब भी वह घर लौटती थी उसके लिए गर्म खाना तैयार रहता था। उसे याद आया कि जब वह बीमार पड़ती थी तो मैं पूरी रात उसके पास बैठा रहता था। जो खुशियां कभी उसे साधारण लगती थीं, आज वही उसके लिए सपना बन चुकी थी। पहली बार उसे अपने फैसले पर सच्चा पछतावा हुआ। लिन छिंगवान जितनी जल्दी टूटी, उसकी मैंने भी उम्मीद नहीं की थी। कुछ दिन सड़क पर भटकने के बाद उसने अपने पास बचा आखिरी महंगा कोट बेच दिया। उसे कुछ पैसे मिले। फिर वह शहर के एक बेहद सस्ते लॉज में रहने लगी। उसके बाद उसने मुझे ढूंढने की हर संभव कोशिश शुरू कर दी। वह मेरे माता पिता से संपर्क करने लगी, मेरे दोस्तों को फ़ोन करने लगी, यहाँ तक कि मेरे कुछ बिजनेस पार्टनरों तक भी पहुँच गई। वह हर किसी से रो रो कर कहती कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वह अब भी मुझसे प्यार करती है और चाहती है कि कोई उसके लिए मुझसे बात करे।
लेकिन नतीजा हर बार एक जैसा रहा। कोई भी उसकी खातिर मेरे खिलाफ नहीं जाना चाहता था। आखिर में उसने लाओ ली को फोन किया। रोते हुए बोली, असिस्टेंट ली, कृपया मेरी मदद कीजिए, बस एक बार मुझे चेनान से मिलने दीजिए, 1 मिनट के लिए ही सही। लाओ ली कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैडम लिन, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ माफी मांगकर ठीक नहीं किया जा सकता। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। उस दिन के बाद लिन छिंगवन पूरे दिन अपने कमरे में बंद रही। रात को लॉज के मालिक को कुछ गड़बड़ लगी। जब उसने दरवाजा खोला तो पता चला कि लिन छिंगवान खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। अच्छी बात यह रही कि समय रहते उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया। कुछ ही देर में ये खबर मेरे पास भी पहुंच गई। लाओ ली ने पूछा, सर क्या आप अस्पताल जाना चाहेंगे? उस समय मैं यूरोप के एक बड़े अधिग्रहण प्रोजेक्ट की फाइल देख रहा था। मैंने बिना सिर उठाए पूछा, क्या वह मर गई? नहीं सर, मैंने कहा, तो उसका इलाज करवा दो, लेकिन उसे मरने मत देना। लाओ ली हैरान रह गया। उसने पूछा, क्यों सर? मैंने फाइल बंद की और खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, क्योंकि मौत बहुत आसान होती है। मैं चाहता हूं कि वह जिंदा रहे और हर दिन याद करे कि उसने क्या खोया है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद लिन छिंगवान ने एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस की नौकरी कर ली। उसकी महीने की तनख्वाह सिर्फ 3000 युआन थी। अब उसे खुद कपड़े धोने पड़ते थे, साधारण खाना खाना पड़ता था और रोज बस में धक्के खाकर काम पर जाना पड़ता था। वह अमीर और आरामदायक जिंदगी अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। कुछ समय बाद लाओ ली कभी कभी उसकी तस्वीरें भेज देता था। उन तस्वीरों में वह बेहद थकी हुई दिखाई देती थी। बर्तन धोते धोते उसके हाथ भी खराब हो गए थे। मैं तस्वीरों पर सिर्फ एक नज़र डालता और फिर उन्हें हटा देता। मेरे अंदर न खुशी थी और न दया। अब वह मेरे लिए एक अजनबी से ज्यादा कुछ नहीं थी। करीब 15 दिन बाद फांग हाओ हिरासत से बाहर आ गया। बाहर आते ही वह सीधे उस रेस्टोरेंट पहुंचा जहां लिन छिंगवान काम कर रही थी। वह अंदर घुसा और सबके सामने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर जोर जोर से पैसे मांगने लगा। वह चिल्ला रहा था, सब तुम्हारी वजह से हुआ, मुझे पैसे दो, अभी पैसे दो। लिन छिंगवान डर गई। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन फांग हाओ अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। वह उसके कपड़े तक खींचने लगा। पूरा रेस्टोरेंट हंगामे में बदल गया। आखिर में रसोई के कुछ कर्मचारी बाहर आए और उसे वहां से निकाल दिया। यह पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। उसी रात वीडियो इंटरनेट पर फैल गया। लोगों ने वीडियो के अलग अलग शीर्षक लगाए। कभी प्यार करने वाले आज दुश्मन बन गए, प्रेरणादायक छात्र की असली सच्चाई, शादी तोड़कर प्यार चुनने की कीमत। कुछ ही समय में दोनों पूरे शहर में मजाक का विषय बन गए। अब कोई भी कंपनी उन्हें नौकरी देने को तैयार नहीं थी। उनकी जिंदगी पूरी तरह बंद गली में पहुंच चुकी थी। कुछ दिनों बाद एक ऐसा इंसान मेरे ऑफिस आया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। वो लिन किंगवान के पिता थे, एक ईमानदार और सम्मानित शिक्षक। लेकिन आज वो मेरे ऑफिस के बाहर घुटनों के बल बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। वो बोले, चेयरमैन चेन, कृपया उन्हें माफ कर दीजिए। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो वे पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। मैं कुछ देर उन्हें देखता रहा, फिर धीरे से बोला, अंकल, जब आपकी बेटी ने मुझे धोखा दिया था तब क्या उसने कभी मेरे बारे में सोचा था? मेरी बात सुनकर वो चुप हो गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैं अपनी कुर्सी से उठा और उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। फिर बोला, आपने हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, इसलिए मैं आपको सिर्फ एक सलाह दूंगा, अपनी बेटी को भूल जाइए। यही आपके लिए अच्छा होगा और उसके लिए भी। इतना कहकर मैं वहां से चला गया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ समय बाद लिन किंगवान के पिता ने नौकरी से जल्दी रिटायरमेंट ले लिया। वो अपनी पत्नी को लेकर गांव चले गए, फिर कभी इस शहर में वापस नहीं आए। उनके जाने के बाद लिन किंगवान पूरी तरह अकेले रह गई। कुछ महीनों बाद एक और खबर आई। फैंग हाओ एक लूटपाट के मामले में पकड़ा गया था। अदालत ने उसे 10 साल की सजा सुनाई। 10 साल किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी होते हैं। उधर लिन किंगवान भी जिंदा रहने के लिए जगह जगह भटक रही थी। जिस दिल के जुड़ाव के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया था, वही सपना आखिरकार पूरी तरह टूट गया। जब लाओ ली ने मुझे ये खबर सुनाई तो मैंने सिर्फ इतना कहा, अब आगे से उनकी कोई खबर मुझे मत देना। जी सर। उस दिन के बाद लिन छिंगवान और फांग हाओ मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो गए। मेरा बदला पूरा हो चुका था। मैंने कभी उन्हें मारा नहीं, ना ही उन पर चिल्लाया, लेकिन मैंने उनसे वो सब छीन लिया जो उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता था, फांग हाओ का भविष्य और लिन छिंगवान का तथाकथित प्यार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर बताओ।